रूबरू में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी और आज हमारे साथ हैं ख़ास मेहमान भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और फॉर्मर राज्यसभा मेंबर दुष्यंत गौतम साहब। बहुत सारे मसलों पर इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त जो मुल्क की पॉलिटिक्स चल रही है, सियासत चल रही है, उस पर इनका क्या कुछ कहना है। और बहुत सारे ऐसे जो हैं इश्यूज़ आते रहते हैं जिसकी वजह से अपोजिशन पार्टीज़ वो शिकवे शिकायतें करती हैं हुकूमत से, जो रूलिंग पार्टी है उससे। उस पर क्या कुछ कहेंगे, दलित पॉलिटिक्स पर क्या कहेंगे, मुस्लिम सियासत जो इस मुल्क में चलती है उस पर क्या कुछ कहेंगे। इन तमाम मसलों पर बात करेंगे। आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। कैसे हैं आप? धन्यवाद आपका। जैसे मैंने कहा, अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो उनका अपना नज़रिया है, जो हुकूमत चलाती है पार्टी उसका खुद का अपना नज़रिया होता है और सबके अपने नज़रिए हैं। जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो ये कहती हैं कि मुल्क के हालात ठीक नहीं हैं, मुल्क सही सिमत में नहीं जा रहा और शिकवे शिकायतें बहुत ज़्यादा हैं। कह रहे हैं कि हालात जो हैं वो बिल्कुल भी किसी भी मैदान में ठीक नहीं हैं। आपकी नज़र से, आपके नज़रिए से, दुष्यंत गौतम साहब की नज़रिए से इस मुल्क के हालात क्या हैं आज के? देखिएगा, अगर मुल्क के हालात पे अगर बात करनी है उसके लिए पार्लियामेंट होती है, सदन होता है, उस पर बात करनी चाहिए। वहाँ पर कोई भी बात नहीं करता है, वहाँ पर गुमराह करते हैं, मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और बाहर जाकर बात करते हैं कि गुमराह है। अगर आपने बात करनी है तो अंदर जाके बात कीजिएगा ना। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि देश को देश में ही नहीं विश्व में एक कीर्तिमान के रूप में दिखाया जा रहा है और लग भी रहा है। जिस प्रकार से आपने यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के बीच में देखा, प्रधानमंत्री जी का आपने रोल देखा होगा, वो एक बहुत बड़ा कामयाबी रोल था। मैं मान के चल रहा था उस समय जब मैं देख रहा था पूरे इस संघर्ष के बीच में रूस और यूक्रेन की लड़ाई को कोई भी नहीं रुकवा सकता था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने अपने 23,000 बच्चों को निकालने के लिए वहाँ पर जो उन दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों से बात करी, उसका एक अच्छा परिणाम निकला। 23,000 विद्यार्थी निकले और सबसे बड़ी बात तो जो वो तिरंगा झंडा लेकर निकल के भारत माता की जय कर रहे थे, उस तिरंगे झंडे के को सम्मान भी मिल रहा था। साथ साथ जो पाकिस्तान के विद्यार्थी थे, बांग्लादेश के थे, श्रीलंका के, वो भी जो मैं कह सकता हूँ कि वो हमारा झंडा जलाया करते थे और अनेकों अनेक हमारे पास लाछन लगाया करते, वो भी तिरंगा झंडा लेकर भारत माता की जय करके निकले। इससे देश का गौरव भी बढ़ा है। आज देश के अंदर सभी वर्ग के लिए बहुत अनुकूल समय है, क्योंकि हम कभी भी किसी जाति, धर्म, भाषा, प्रांत को देखकर विकास नहीं कर रहे। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास जीतते हुए हम काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा आज देश जिस दौर से निकला है पीछे, कोरोना जैसी महामारी के दौरान, 2 साल की महामारी के दौरान में जिस प्रकार से लोगों की आर्थिक व्यवस्था खराब हुई थी, उस दौरान के अंदर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कितना अच्छा रोल। आज भी हम 80 करोड़ लोगों को फ्री भोजन देने का काम कर रहे हैं। सर, आपने अभी एक नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास भी उसमें जोड़ा गया। शुरू में था सबका साथ, सबका विकास और फिर सबका विश्वास हुआ, अब सबका प्रयास हो गया है। इस नारे को मोटे तौर पर मुस्लिम समाज से जोड़ करके देखा गया। लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, जो रूलिंग पार्टी है, उसका लोकसभा राज्यसभा में कोई मेंबर नहीं है। कुछ दिन पहले राष्ट्रपति ने एक मनोनीत किया है गुलाम अली खटाना साहब को, और पहली बार ये हुआ है हिंदुस्तान के इतिहास में कि मुस्लिम तबके का कोई भी ना तो राज्य मंत्री है और ना ही कैबिनेट मंत्री है। तो फिर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो आपको नहीं लगता कि इन दिनों तो इस जो ये नारा है इसके बहुत ज़्यादा मायने नहीं है? आपका पर्सन आपके मापदंडों से वाजिब है। हम एक राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल के नाते हमें चुनाव जीतना होता है, चुनाव की संख्या दिखानी होती है और जो जिताऊ होता है उसको टिकट देना बनता है। और जहाँ तक सरकार बनने के बाद में सरकार के काम होते हैं, जैसे गैस देना है, आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा मुस्लिम समुदाय को गैस मिली है, बेघरों को घर मिला है, शौचालय मिले हैं, ये जीवन बीमा योजना मिल रही है और कहीं ना कहीं उनको मुद्रा बैंक के खाते मिले, अनेकों अनेक लाभ जो उनको मिलना चाहिए एक दैनिक जीवन में वो उनको मिल रहा है। और ये आरोप हमारे ऊपर ही नहीं लगा सकते आप। अनेकों ने हम तो अपने राजनीतिक परिदृश्य में देखते, लेकिन जो लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करा करते थे, जो कहा करते थे संसाधनों में पहला हक मुस्लिमों का है, जो लोग कहा करते थे मुस्लिम तो ये हैं, उनको बरगलाने का काम किया करते, उन्होंने क्या किया? उनकी भी स्थिति देखिएगा। मैं एक आयोग की डिटेल देख रहा था। देश आज़ाद हुआ था जब मुस्लिम यहाँ पे देश में रुके थे, वो धनाढ्य थे, समझदार थे, बुद्धिजीवी थे और स्वावलंबी अपने पैरों पे खड़े थे। लेकिन आज उनकी स्थिति क्या होगी, जिसको पूरा पूरा मुस्लिम संप्रदाय कहता है हमारी स्थिति ये हो गई, हमारे बहुत दुर्गति हो रही है, हम 4th क्लास के अंदर आ गए हैं। तो इसका जिम्मेदार जो होना है वो जिम्मेदार मतलब आपको
टिकट देकर जिताना ही नहीं है, आखिर उनके जीवन का जनाधार बढ़ाना है। आज हमने 3 तलाक को खत्म कर कर माँ बहन बेटे किसी भी समाज की हो, माँ बहन बेटी का एक ही रोल होता है, उनको एक कलंक से बचाने का हमने काम किया। आज बराबर का हक देने की हम बात करते हैं। आप बताइए, हमने महिलाओं को अगर किसी को भी कोई हक मिला है उसमें हमने जाति और धर्म भाषा नहीं देखी है, मुस्लिमों को अग्रणी करके हमने मान के चले हैं उसके अंदर। हाँ, लेकिन ये बात तो मानेंगे सर कि लोकसभा और राज्यसभा में आपकी पार्टी की तरफ से जो रूलिंग पार्टी है, चूंकि जुलाई और अगस्त में जो है जितने भी मुस्लिम थे 3 थे और तीनों रिटायर हुए, किसी को जो है रिपीट नहीं किया गया, किसी दूसरे को मौका नहीं दिया गया। अभी जो गुलाम अली खटाना आए हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया गया है, डायरेक्ट नहीं लेकर के आए हैं। और ये भी इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई वजीर नहीं है मुस्लिम तबके से। तो ये तो मानेंगे कि यहाँ तो मतलब जो है वो नाइंसाफ़ी हुई है समाज के साथ। इसको नाइंसाफ़ी, आप इसको एक जाति और धर्म के हिसाब से देखते हैं। हम एक राजनीतिक दल होते हैं तो राजनीतिक तरीके से देखेंगे कि हमें जिताऊ चाहिए, संख्या चाहिए। हमारी एक भी संख्या कम हो जाती है तो हम कहीं भी नहीं दिखाई देते हैं। हम इसको राजनीतिक पहलू से देखेंगे ना, तुष्टिकरण की नीति से हम इसको नहीं देख सकते। हाँ, क्योंकि टिकट जो है वो जब बंटवारा होता है टिकट का तो टिकट भी नहीं दिए जाते। तो अगर शाहनवाज हुसैन का टिकट 2019 में काटा जाता है तो जाहिर तौर पर सवाल तो उठते हैं ना, चूंकि वो उससे पहले 14 में हारे थे लेकिन उससे पहले लगातार जीते हैं वो। देखिए, जब पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है वो हर पहलू पे, जो आप पहलू बता रहे हैं इस पे भी चिंता करता है, ऐसा नहीं इस पे चिंता नहीं करता है, हर पहलू पे चिंता करता है, मंथन करता है, मनन करता है। एक एक सीट कीमती होती है। आपने देखा होगा, हम पक्ष में हैं, लोग विपक्ष में भी हैं, विपक्ष के रूप में किस प्रकार के रोल अदा करते हैं, उनको भी चाहिए तो हमें भी अपने पक्ष के लोग चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, वो जो मैंने कहा था शुरू में, जो पहला सवाल था कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि सही डायरेक्शन में हुकूमत नहीं चल रही है, और ख़ास तौर से अगर हम कांग्रेस की बात करें, उनको भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ रही है। भारत जोड़ो यात्रा वो निकाल रहे हैं और राहुल गांधी जो है उसको लीड कर रहे हैं। आपको क्या लगता है किस तरीके से बीजेपी को जैसे वो टारगेट करते हैं बार बार, और उनका ये कहना है कि भारत जो है वो टूट रहा है, अलग अलग तबकों में टूट रहा है और नफरत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इसीलिए उनको भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ रही है। आपको लगता है वाकई जो है इस तरह के हालात हैं कि भारत जोड़ो यात्रा की ज़रूरत पड़ गई? ऐसे व्यक्ति जो भारत जोड़ो आंदोलन चला रहे हैं या यात्रा चला रहे हैं, उनकी नीयत के बारे में मैं आपको पूरा बताना चाहता हूँ। ऐसे लोग, जिनके परिवार के लोग, जिनके बाप दादाओं ने, जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में देश के 2 टुकड़े करा दिए। गांधी जी ने कहा था देश का बंटवारा मेरी लाश पर होगा, उसकी भी चिंता नहीं करेगी, चलो। और उसके बाद में चाइना ने किस प्रकार से हज़ारों किलोमीटर ज़मीन हमारी हड़पा, और उसमें जवाहरलाल नेहरू का वक्तव्य पार्लियामेंट का दिया हुआ है कि बंजर ज़मीन थी, अगर खेती नहीं होती, हड़प ली तो कोई बात नहीं है। उसके बाद हम देखें 84 के दंगों के दौरान पे राजीव गांधी कहते हैं कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती दहलती है, हजारों सिखों का कत्लेआम कर दिया। यात्रा यहाँ से शुरू होती है, वहीं पे एक पादरी के द्वारा जब वो बैठते हैं, आधुनिक जनेऊधारी राहुल गांधी जब उनसे चर्चा करते हैं, वो हिंदू धर्म पे गालियाँ बकते हैं, हिंदू धर्म के अनुयायियों पे गालियाँ बकते हैं। जो वक्तव्य उनको देना था घृणा का, वो सारे वक्तव्य थे, तो और बैठे बैठे सुनते हैं। और उसके बाद में जिस प्रकार से वो यात्रा निकाल रहे हैं, मुझे लगता है कि वह यात्रा उनकी कोई देश को जोड़ने वाली यात्रा नहीं है। वो खाली कांग्रेस को जोड़ लें, वही उनके लिए पर्याप्त है। जब से यात्रा निकालनी शुरू की है, आप देखिएगा, आप जम्मू कश्मीर के अंदर उनकी पार्टी खत्म हो गई है, गोवा के अंदर उनकी पार्टी खत्म हो गई है, राजस्थान के अंदर किस प्रकार से चल रहा है, आज उन पर विश्वास हटा है। मुझे लगता है ये यात्रा खाली इसलिए यात्रा है कि 5000 करोड़ के घोटाले में जो उनको सजा होने वाली है, उस समय कुछ देश के अंदर वातावरण अपने परोक्ष में अपने बना लें। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ हो पाएगा। जो दागी है, जो अपराधी है, उसको अपराधी की सज़ा मिलेगी। हाँ, लेकिन आपने कहा कि वो ऐसे कुछ हालात नहीं हैं कि भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़े, और आपने कहा कि जैसे उन्होंने भारत यात्रा निकालनी, मतलब भारत जोड़ो यात्रा निकालनी शुरू की, वैसे पार्टी टूटना शुरू हो गई। लेकिन अपोजिशन और ख़ास तौर से जो है वो कांग्रेस ये कहती है कि बीजेपी जो है वो तोड़ फोड़ वाली पॉलिटिक्स करती है। और आपने खुद गोवा का नाम लिया, गोवा में जो है वो पार्टी तोड़ दी। उससे पहले कर्नाटक, मध्य प्रदेश और मणिपुर और भी बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ से जो है वो कांग्रेस को तोड़ा है। तो क्या लगता है कि मतलब ये तोड़फोड़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है बीजेपी को, जबकि आप तो फुल मेजॉरिटी में है, कहीं कोई ज़रूरत है नहीं पार्लियामेंट में? जो लोग हम पे आरोप लगाते हैं, ये उनका अहंकार बोलता है। उनको अपना घर संभालना नहीं आता। आज भी वो राजे महाराजाओं की तरह जीते हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान रखते हुए कहा था कि आज के बाद में रानी के पेट से राजा नहीं होगा, और राजा पैदा होगा तो वोटों से होगा। वो उस ओर तो ध्यान ही नहीं दे रहे। वो आज भी रजवाड़ों की तरह एक गांधी परिवार कांग्रेस को चलाना चाहता है, और जब उसका परिवार उससे नहीं संभलता, परिवार टूट जाता है,
तो वो इधर दाएं बाएं आरोप लगाते हैं। और हम एक राजनीतिक दल के एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक जहाँ पर उनकी सरकार है वहाँ विपक्ष के होने के नाते हमारा पक्ष बनता है, हमारा दायित्व बनता है कि वहाँ की जनता को किसी प्रकार से अच्छा शासन देते हुए जो उनका कार्य करना होता है सरकार को। एक नहीं कि भाई सरकारें हैं बनी है वो अपनी जोड़ तोड़ में लगे रहे। आप देखेगा, आप राजस्थान में देखेगा महीनों से ये कार्यक्रम चल रहा है, बचाना है, मरना है, डूबना है, ये सब चीज़ें चल रही हैं। और बाद में जब सरकार टूट जाएगी तो ले दे के बीजेपी को आरोप लगा देना, ये सब चलता है। लेकिन जनता के पक्ष में, जनता के लिए काम करना हर राजनीतिक दल का काम है। अगर हमें जो दायित्व मिला है उसको निभाएंगे। महाराष्ट्र में तो तोड़ी ना सर, महाराष्ट्र में तोड़ करके अपनी हुकूमत बनाई, हालांकि फिर जो है वो जवाब दे दिया बिहार से कांग्रेस ने, और राजस्थान में जो है वो कामयाबी नहीं मिली, ऑपरेशन लोटस चलता है। देखिए महाराष्ट्र में हमने कहाँ तोड़ी, आप बताइए ना। आप आरोप लगा रहे हैं हमारे मैं नहीं लगा रहा हूँ सर, ये तो पार्टी कहती है, ये तो बीजेपी बार बार बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगते हैं, कांग्रेस लगाती है। लगाने और उनका एक विपक्ष के नाते अपनी खींच को मिटाने के लिए कोई भी आरोप लगा सकते हैं। बताइए शिंदे उनका पार्टी का नेता था, वो टूट के अलग हुआ और हमसे समर्थन चाहिए और हमको वहाँ पे सरकार दे सकते थे, वहाँ पे मजबूत सरकार दे सकते, वहाँ के जनता के लाभ पहुँचा सकते। हमने किया, वो किया हमने। हमें इतना तो करना ही पड़ेगा ना। सरकार तो आखिर बार बार चुनाव में जाना तो कोई लक्ष्य नहीं होता किसी भी राजनीतिक दल का, ये उनको अपना घर देखना चाहिए सबको। राजस्थान में कैसे जो है वो ऑपरेशन लोटस का नाम देते हैं उसको, वो कैसे फेल हो गया? नहीं, ऑपरेशन लोटस तो हमने कभी किया ही नहीं ना, हमने ऐसे चक्करों में पड़ते। ये खुद ही आत्महत्या कर रहे हैं, खुद ही मरने के लिए तैयार हैं। दोनों जो भी हैं नेता जो भी हैं उनके वो उनके ही नेता, वो कमजोर हैं, आप ये कह रहे हैं, उनके ही नेता हैं, आपस में हैं। आपको एक बात याद दिलाता हूँ मैं, राजीव गांधी की। वो कहते थे मेरे 100 रुपये बेचता हूँ, 15 रुपये पहुँचते हैं। ये 85 रुपये 85% खाने वाले लोग, जिनका ध्यान पूरा का पूरा मलाइयों की तरफ रहता है, ये उसके बंटवारे का झगड़ा है भाई। ये इनका झगड़ा कोई सत्ता चलाने का नहीं है। अब तूने खा लिया, अगली बार मैं खा लूंगा, अब क्या तू खा ले, अब केंद्र को नहीं भेज रहे होंगे, कुछ गड़बड़ आपस में। आप कह रहे हैं कि वो खुद का उनका झगड़ा है, अंदरूनी झगड़ा है, और वो जब झगड़ते हैं तो हम फायदा उठा लेते हैं, मतलब बीजेपी फायदा उठा लेती है उनके कुछ लोगों को अपनी तरफ बुला करके। हमने लाभ नहीं लिया है, वो ही लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन हमने सरकार देनी है वहां पर, ये हमारा दायित्व बनता है जनता के प्रति। लोग कहते हैं, और लोग क्या कहते हैं बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज ही कहती हैं कि ईडी और सीबीआई का ज़बरदस्त इस्तेमाल हो रहा है, और ये हर पार्टी जो है, जो भी अपोजिशन में है, जो आपके साथ नहीं है, वो यही इल्ज़ाम लगाती है कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके पार्टी भी तोड़ी जाती है और अपना जो है वो यानी हुकूमत भी बनाई जाती है, और दूसरे काम जो है वो भी प्रेशर में लाने की टैक्टिस एक तरीके से। मैं जानना चाहूँगा, ईडी ने जो छापे मारे हैं वहाँ से नोट पकड़े गए, क्या नकली थे? कहाँ से आए वो नोट? नोट असली थे तो क्यों थे? जी, जो लगाया गया वो सही था। आज मनीष सिसोदिया कहता है कि मैंने 60,000 घोटाले के लिए सीबीआई को, अपने गवर्नर को बोला सीबीआई जांच कराए। सीबीआई ठीक हो गई, सीबीआई पे विश्वास है। ये तो सीबीआई को अपने अनुकूल होगा तो ठीक है सीबीआई, अगर हमारे विरोध में होगा तो सीबीआई विरोध है। आप उनके देखिए ना, हर जगह सीबीआई की मांग करते हैं, वो खुद ही मांग करते हैं कि सीबीआई आइए, सीबीआई मांग करें। खुद करेंगे तो ठीक है, और हम करवाते हैं। और जब सीबीआई की रेड हो जाएगी तो फिर वो इल्जाम लगाते हैं, वो इल्जाम लगाते हैं। और मैं मानता हूं कि संवैधानिक संस्थाएं हैं, बड़ी ईमानदारी से, नेक नीति से काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, और हर संवैधानिक संस्था को इसी प्रकार से काम। अच्छा, ये सर, ये जो एक इल्ज़ाम है ना, ये हर हुकूमत पर लगता है, चाहे वो यूपीए की हुकूमत रही हो या कांग्रेस की हुकूमत रही हो। एक ज़माने में यूपीए की थी, उससे पहले सेपरेट कांग्रेस की भी हुकूमत रही है, जब किसी का लेन देन बोला गया था। जी। तो ये इल्ज़ाम हमेशा लगता है, और जो अपोजिशन पार्टीज़ होती हैं वो ज़रूर लगाती हैं कि इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल हो रहा है मशीनरी का, एजेंसीज़ का। तो एक तो ये इल्ज़ाम क्यों लगते हैं। दूसरी बात ये है साहब कि क्या सारे के सारे बेईमान जो है अपोजिशन में होते हैं? क्या सारे के सारे ईमानदार रूलिंग पार्टी में ही होते हैं, या जिस पार्टी की हुकूमत होती है? क्योंकि ऐसा कभी नहीं देखा गया जिस पार्टी की हुकूमत है उसके लीडर के यहाँ ईडी ने या सीबीआई ने कोई छापा मारा हो। देखिए, आप तथ्य से अलग उठ के बात करेंगे। सर, ये मैंने सारी पार्टियों की बात की, सारी पार्टी की बात सुन ली मैंने। तथ्यों पे निर्धारित कर बात करेंगे। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिस पे केस दर्ज हुआ हो और उसने हमने पार्टी में लिया हो, ईडीआई के सबूत उसके पास में हो और हमने पार्टी में, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। हमने ऐसा कहना बीजेपी की बात ही नहीं की सर। मैं आपको बात की क्लियर कर रहा हूँ, मैं आपको, तो ऐसा हमारे यहाँ कोई नहीं। लेकिन उनके पास में ऐसे लोग हैं, ईडी अगर कर रही है, गिरफ्तार कर रही है, उनको जेल में डाल रही है, तथ्यों के आधार पर डाल रही है, ऐसे नहीं डाल रही है। और बहुत से बरगला देते हैं, लोग कहते हैं देखो जी ईडी ने किया, कुछ भी नहीं कह रहा। चिंता क्यों करते हो?
अभी तो आपके विरोध में इकट्ठा हो रहा है। जब सब इकट्ठा हो जाएगा, आप तो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, इसलिए कहते हैं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सब होगा, चिंता नहीं करें। सारा कुछ जो संवैधानिक संस्थाएं बनी है अपने प्रूफ से, अपने सबूत से आगे आएंगी और आपको मालूम पड़ेगा कि जहां अनेकों लोग गए हैं वहां पे आप भी जाएंगे। तो ये इशारा किसकी तरफ है? मनीष सिसोदिया की तरफ है, अमानतुल्लाह खां की तरफ है, या किसी और लीडर की तरफ? हर व्यक्ति के लिए है जो भी कानून का उल्लंघन कर रहा है, जिसने सेवा का संकल्प लिया, उसके बावजूद भी जनता सड़कों पे त्राही त्राही मचा रही है और वो मजे में रह रहे हैं। ये बताइए साहब, अक्सर ये कहा जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है वो बीजेपी की बी टीम है, और ये जो है उनको हमेशा इस सवाल का सामना करना पड़ता है। सच्चाई क्या है? मतलब क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी और उनकी पार्टी के बीच में? मालूम नहीं जी किस तथ्यों पे आ रहे थे। हैदराबाद के अंदर हम भारी बहुमत से अभी जीत के आए, उनके गढ़ के अंदर जीत के आए। अगर हम बी टीम होते तो हम उनको क्यों हराते और हम क्यों जीतते? और ओवैसी साहब एक कट्टरवादी मुस्लिम का एक चेहरा अपने आप को दिखाना चाहते हैं, और मैं तो उनका बल्कि इस बात में विरोध करता हूँ। वो बल्कि जो मुस्लिम देश में रह रहे हैं, शांति अमन चैन से रह रहे हैं, वह उनका गलत चेहरा पेश करने की कई बार कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। गलत को गलत कहना सही सही को, लेकिन उनकी विरोध की राजनीति है साहब। विरोध की राजनीति करने वाले विरोध ही करेंगे, उल्टे ही बोलेंगे। उन्होंने को दंगा होते हुए मज़ा आता है, उनको मुस्लिम परेशान होता हुआ मज़ा आता है, उनको कहीं ना कहीं कुछ लोग मिल जाते हैं जो अपने मुख्य धारा से हट जाते हैं, उनका वो नेतृत्व करते हैं। लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला सब। लेकिन आपको तो फ़ायदा होता है, आपका मतलब बीजेपी को फ़ायदा होता है, उनका चेहरा जब सामने आता है और ऐसा माना जाता है कि वो बीजेपी को जिताने के लिए आए हैं मैदान में। देखिए किसी भी स्टेट में जब जाते हैं, आपको बीजेपी को समझना होगा, पार्टी के सामने नेशन फर्स्ट है, पार्टी सेकंड है। हम देश हमारे लिए पहला है, तो इसलिए हमारे लिए लाभ हानि हम इस मामले में नहीं देखते। मुस्लिम वोट कटेंगे हम जीतेंगे, हम इस मामले में हम देखते ही नहीं हैं। और देश के लिए हम हमेशा आपने देखा होगा हमारे पहले अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने खाली कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है एंट्री करने के लिए वहाँ पर अपनी जान दे दी थी। और फिर आपने देखा होगा जब लोकतंत्र की हत्या इमरजेंसी में हो रही थी, लोकतंत्र की हत्या को बचाने के लिए सारे दल एक हुए, हमको पार्टी अपना दल खत्म करना पड़ा था, हमने सेकंड पार्टी भी खत्म करने का काम किया नेशन फर्स्ट को देखते हुए। इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे ना माने बड़ी गौण हैं। हम दुर्गामी सोचते हैं, देश एक रहना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर के रहना चाहिए, उनके मन में राष्ट्रीय भावना रहनी चाहिए और देश पहले रहना चाहिए। उस सब के लिए हमारे लिए स्वागत है। चूंकि आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, मैं उस पर ज़रूर आऊँगा, लेकिन एक छोटा सा सवाल उससे पहले ये है कि आम आदमी पार्टी को भी कांग्रेस ये कहती है कि ये भी बी टीम है। आपको क्या लगता है कि अब बीजेपी के सामने चैलेंज क्या है? चैलेंज तो मतलब आज के माहौल में तो कुछ है भी नहीं, लेकिन फिर भी उसके सामने कौन सी पार्टी है? आप कांग्रेस को नेशनल पार्टी मानेंगे या फिर जो है आम आदमी पार्टी को मानेंगे कि अब ये मुकाबले में है? चूंकि 2 ही स्टेट में आम आदमी पार्टी की हुकूमत है अपने बलबूते, और 2 ही स्टेट में अब कांग्रेस की रह गई है। देखिए, आप राजनीतिक पहलू से देखते हैं। आज मैं आर्जन देश के प्रधानमंत्री जी ने एक हमें काम करने के लिए बोला है, और हमें बहुत अच्छा है वो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी बोला स्नेह यात्रा जी। हम हर वर्ग को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। जिस प्रकार से एक सैनिक होता है, सैनिक सामने दिखता है, उसके प्रति सलाम होता है, उसके लिए मत अपना मस्तक झुक जाता है, तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी, हम सैनिक की जाति नहीं देखते, धर्म नहीं देखते, भाषा नहीं देखते, प्रांत नहीं देखते, छोटा नहीं देखते, बड़ा नहीं देखते, अमीर नहीं देखते, गरीब नहीं देखते। ऐसे ही हम भारतीय जनता पार्टी को उच्च स्तर पर पहुंचाना चाहते हैं, जिसमें कोई भी देश के अंदर किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति रहता हो, उसको लगना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी मेरे हर दुखों का हरण है, और यही एक राष्ट्रीय पार्टी है। हम उस स्तर तक उसको ले आना चाहते हैं। उस स्तर तक ले आना हमारे लिए चुनौती है, विपक्ष चुनौती नहीं है। हाँ, ये सवाल असल में इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस जो है वो दिल्ली से जब निकली तो बीजेपी को आना था, लेकिन चूंकि आम आदमी पार्टी बन गई थी तो आम आदमी पार्टी की हुकूमत आ गई। ठीक है साहब, अगर यहाँ की बात हम करें पंजाब की, तो वहाँ पर वो अकाली दल या फिर बीजेपी के साथ जाने के बजाय लोग जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ चले गए। अब कह रहे हैं गुजरात में वैसा ही होगा और हिमाचल में भी वैसा ही हो सकता है, तो ये सवाल इसलिए था। देखेंगे, गुजरात और हिमाचल की जो आप बात कर रहे हैं, इससे पहले उत्तराखंड भी याद करना पड़ेगा जी। गोवा, उत्तराखंड आ रहा हूँ मैं, उत्तराखंड भी याद करना पड़ेगा। उत्तराखंड के अंदर उनकी सबकी जमानत जब्त हुई है। जो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट था वो भारतीय जनता पार्टी में है। गोवा के अंदर 2 बार वो जमानत जब्त करा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में उन्होंने जमानत जब्त कराई है। ये सब जवाब को हर प्रांत को दिखाने की कोशिश करते हैं। इसके आम पार्टी की चिंता हमें नहीं है, जो इसका विकल्प बन के आ रहे हैं उनको चिंता कर रही है कि भाई तुम क्या कर रहे हो,
हमेशा देखो काम करते हुए व्यक्ति का पॉजिटिव नेगेटिव सब होता है। अगर नेगेटिव भी है, अगर कोई लगता है लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे, धार्मिक स्थिति से नहीं कर पा रहे या आर्थिक स्थिति से नहीं कर पा रहे, किस कारण से नहीं कर पा रहे, सबको संतुष्ट नहीं भी करवाते। लेकिन असंतुष्ट खेमा जो है वो कांग्रेस के पास जाने को, आम पार्टी में आ रहा है तो कांग्रेस की चिंता व्यक्त है। हमारी चिंता का विषय नहीं है। हमारी साथ तो आप 3 से 303 पे आ गए हम। हमारी चिंता तो ये है कि हम 450 तक कैसे पहुँचें, तो हम उस ओर बढ़ रहे हैं। हमने जिसका पक्ष का वोट कोई डाइवर्ट हो रहा है उसको चिंता। अभी आपने कहा था कि स्नेह यात्रा निकालेंगे और वो सबको साथ लेकर के चलने की बात है, वो नारा भी है आपका। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कुछ लोगों को लगता है, और ख़ासतौर से मुस्लिम तबके की अगर मैं बात करूं, कभी हिजाब को लेकर के, कभी दूसरी चीज़ों को लेकर के, कई बार जो है वो मस्जिदों के सामने कुछ भड़काऊ नारे लगाए जाते हैं। ये आपने भी देखा वीडियोज़ के ज़रिए। कई बार मदरसों के सर्वे की बात होती है, फिर होता है कि कॉमन सिविल कोड आएगा और अलग अलग इश्यूज़ बना करके उनको टारगेट करने की कोशिश की जाती है। अभी आपने देखा कि कुछ बच्चे जो हैं वो गरबा में चले गए तो पिटाई हुई उनकी, और कुछ इस तरह की बात हुई कि कहीं पथराव हुआ। और जिन लोगों के ऊपर ये इल्ज़ाम था, जिन नौजवानों के ऊपर मुस्लिम समाज से थे, वो उनको पुलिस ने चौराहे पर, ये पहली बार हुआ कि पुलिस जो है वो चौराहे पर मार रही है। तो लोकतंत्र में राजतंत्र की जो है एक तरीके से वो छवि बनाने की कोशिश की जा रही है, या वो हालात बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये लोकतंत्र है ना। एक सिस्टम है, कोर्ट है, अगर आपको सज़ा देनी है तो कोर्ट के ज़रिए दीजिए, या फिर जा कर के जो भी एक हवालात में जो उनकी जो भी वो करना चाहे पुलिस करे, सबके सामने इस तरह के हालात बना करके पेश करने को दिखाने का मकसद क्या है? देखिएगा, मैं मान के चलता हूँ आज़ादी के समय जितने मुस्लिम यहाँ पर रुके थे उससे कई गुना मुस्लिम देश में बढ़ गए। मुझे लगता है मुस्लिमों के लिए अनुकूल देश है ये भारत, जिसमें वो ऐशो आराम हर चीज़ की अपनी उपलब्धि की ओर बढ़ते हैं। पहला देश ऐसा है जिसमें उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, गवर्नर, बहुत कुछ और मंत्री, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। ये कहना कि वातावरण नहीं है, वातावरण बहुत अच्छा है। मुस्लिम के राष्ट्रवादी मुस्लिम जो रुके थे, मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, राष्ट्रवादी मुस्लिम यहाँ रुके थे, बाकी जिनको पाकिस्तान पसंद था पाकिस्तान चले गए। लेकिन यहाँ पे रहते हुए राष्ट्रवादी भावना को छोड़ के कुछ तत्व ऐसे हैं जो लोग नहीं चाहते अमन चैन शांति बने। आप बताइएगा, जो लोग गरबा में देखने के लिए गए थे, किसने फतवा जारी किया कि नहीं जाना चाहिए उनको? किसी ने भी नहीं किया, क्योंकि प्री प्लानिंग सा होता है। सरेआम मारा गया। अब सरेआम मारने की बात करते हैं, बहुत होते हैं ऐसे समझते अपना गुस्सा निकालते हैं। ऐसे नहीं सर, पुलिस ने निकाला वो। ऐसे भी हैं जो धड़ से सरकलम भी करते हैं जी, वो तो गलत है, उनके विरोध भी नहीं फतवा निकलता जी। तो इसलिए कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन पुलिस ने जो काम किया है मैं उसकी निंदा करता हूँ। पुलिस को ये नहीं करना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए था और बाद में जो कार्रवाई जो एक सिस्टम है उसके हिसाब से करना चाहिए। हम उसकी निंदा करते हैं हम, क्योंकि ये बात तो आप भी मानेंगे कि अगर कोई समाज है उसको नेग्लेक्ट करके या उसे नजरअंदाज करके या उसके साथ नाइंसाफी करके पूरा देश कैसे आगे बढ़ेगा। फिर भी मेरा मीडिया के माध्यम से आपसे सबसे एक निवेदन है, कभी एक दो छोटी मोटी ऐसी घटनाएं घटती हैं उसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, जाति से नहीं जोड़ना चाहिए। असामाजिक तत्व कुछ सभी धर्मों में, सभी जातियों में होते हैं और वो अपना काम करते हैं। ऐसा नहीं है पुलिस ने मुस्लिम समझ के उनको मारा है, पुलिस तो हिंदुओं को भी बहुत मारती है, प्रताड़ित चौराहे पर नहीं मारती सर, चौराहे पर जान से भी मार देती है। उन पर केस चल रहे हैं, बहुत से पुलिस वालों पर सजाएं भी हुई हैं इस देश के अंदर, ऐसा नहीं है। लेकिन इसको इशू बनाना कोई विषय नहीं है। ऐसा लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन है, इंतखाबात हैं गुजरात में, उससे जोड़ करके इसको देखा जा रहा है कि एक मैसेज देने की कोशिश है कि चूड़ी ऐसे टाइट की जाती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पुलिस का अगर किया तो मैं बोल रहा हूँ गलत किया है वो। ऐसा चुनाव का ऐसा कोई नहीं है। चुनाव हम एक तरफा देश के दिल में जगह बनानी पड़ती है, समाज के दिल में जगह बनानी पड़ती है, काम करना पड़ता है। इन विषयों से कुछ नहीं मिलता जी। पार्टी के अंदर क्या है, चूंकि आप जो है वो पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं, जब आप सब लोग बैठते हैं तो मुसलमानों को लेकर के क्या बातें होती हैं? मतलब बहुत सारी बातें ऐसी जिन्हें आप सार्वजनिक तौर पर नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी क्या, चूंकि लीडर्स जो हैं वो उनके मन में क्या ऐसा निगेटिविटी तो नहीं होगी ना, चूंकि ऐसा लोगों को लगता है। ये आपके जरिए बात जानी चाहिए। आपको बताना चाहता हूँ, पार्टी में बैठ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं होता है। जो भी काम होता है आवाम के लिए होता है, एक तरफ से सभी को विशेष होता है, सभी को मिलना चाहिए। और जो लोग हमारे विरोधी हैं, किसी कारण से विरोधी हैं, आज आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा सुविधा पहुँचाने का हमने काम किया, फिर भी हमारे विरोधी हैं, तो हमने उनके दिल में कैसे जगह बनानी है, हम इस पर चिंता करते हैं। हम कहाँ जाएंगे हिंदू मुस्लिम सिख, अगर जहाँ पे रह भी रहे हैं तो कहाँ जाएंगे? रहेंगे तो हमारे साथ ही, हमारे दिल में रहेंगे ना जी। हम अपने दिलों में जोड़ने का काम करते हैं, उसके लिए रास्ता ढूंढते हैं, ना कि हम विरोधाभास के लिए रास्ता ढूंढते हैं। दलित समाज को भी कई बार ऐसी शिकायत रहती है
कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और ऐसी ऐसी तस्वीरें भी, वीडियोस भी सामने आती हैं कि उनको जो है वो जो स्वर्ण जाति के लोग हैं वो उनके साथ मंदिर में जाने पर मार पिटाई कर रहे हैं। अगर घोड़ी चढ़ गए शादी के वक्त, शादी के दिन, तो उस पर जो है उनके साथ उनको गांव से निकाल दिया या उनके साथ मार पिटाई हो रही। बहुत सारे ऐसे जो है वो आती रहती हैं चीज़ें। यानी समाज अभी भी उतना परिपक्व नहीं हुआ है कि वो सबको जो है समावेशित कर सके या सबको एक्सेप्ट कर सके। देखो, ये घटनाएं सारी निंदनीय हैं और जो मैं मान के चलता हूँ, हजारों वर्ष से ये प्रथाएं, संस्थाएं चली आ रही हैं, उनकी मानसिकता के लोग भी हैं। लेकिन ये मैं संगठन और सरकार का कोई रोल नहीं होता इसमें। सामाजिक बुराई है, समाज मिलके उसको दूर कर रहा है और दूर हुई भी हैं। आप देखेंगे ना, अब लोग कहते हैं शादियों में खाना नहीं खाते, ये नहीं करते। अब तो शादियों में हम भी जा रहे हैं, हमारे यहाँ शर्मा जी आते हैं, हम शर्मा जी के जाते हैं, सभी लोग बैठे हैं। आज की तारीख में वो सहभोज करना, खाना खाना, नहाना, ये सब विषय कुछ भी नहीं रहा है, इसका कोई महत्व नहीं है। आज की तारीख में मुझे लगता है कि जो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था कि योजनाओं के साथ में आरक्षण के साथ में योजनाएं ऐसी बननी चाहिए, हम आर्थिक स्थिति से मजबूत होना चाहिए। इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा था कि मैं दलितों को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना चाहता हूँ। वो तो आपने देखा होगा, जहाँ शहर होते हैं वहाँ पे ये जो घटना का आपने बताया, ये घटना वहाँ नहीं घटती, क्योंकि आर्थिक स्थिति से मजबूत होते हैं। आर्थिक स्थिति से मजबूत हो जाते हैं तो उसके बाद में सभी इज्जत और समाज सम्मान करने लगता है। मैं दलित का बेटा हूँ, मैं राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी हूँ और अनेकों जिम्मेदारियाँ मैं निभा रहा हूँ। तो ये नहीं है कि भाई ये सब गांव देहात में कहीं ना कहीं सामाजिक बुराई के तहत होता है। और जब आर्थिक स्थिति सबकी मजबूत हो जाएगी, सब पढ़ लिख जाएंगे, तो उसके बाद में सारी धीरे धीरे खत्म होंगी। और ये नहीं है जो लोग संपन्न हैं वहाँ पे नहीं हो रही है। आप देखेंगे स्वर्ण जातियों में भी, छोटी मोटी जातियों में और दूसरी स्वर्ण जातियों में भी आपस में होती है, मुस्लिमों में भी आपस में होती है। आप देखिए आधे मुस्लिम कंट्रियों में मुस्लिम ही शासन है और मुस्लिम ही मारे जा रहे हैं वहाँ पर। तो ये सामाजिक बुराई है। सामाजिक बुराइयों का ख़त्म करना सरकार का सरकारी तौर पे होता है, और जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं उनको ये दायित्व निभाने चाहिए कि आपस की बुराइयां कैसे खत्म हो। उत्तराखंड के जो है आप प्रभारी हैं, वहाँ की सियासत को लेकर के जो है वो इन दिनों कई सारी बातें सामने आ रही हैं। अभी एक बेटी का जो है वहाँ मर्डर हो गया है और बीजेपी के लीडर्स जो हैं उसमें कई, उनको हालांकि सज़ा भी दी गई और उनके खिलाफ जो है तुरंत कार्रवाई की गई। आपको क्या लगता है कि जो इस तरह की चीज़ें हैं वो हुकूमत की जो साख है उसके ऊपर जो है एक तरीके से धब्बा भी लगता है और कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं? देखिए, सवाल खड़ा होना वाजिब है। हमारा कार्यकर्ता था, उसके पिताजी कार्यकर्ता थे और यह घटना घटी है, बहुत निंदनीय घटना है। अंकिता बेटी के साथ में जो हुआ है, मुख्यमंत्री जी भी उनके घर गए थे, सभी लोग उनके पास में गए थे, उनको आश्वस्त किया था। जल्द से SIT निश्चित की गई, SIT से काम भी कर रही है और उसको न्याय भी मिलेगा। सवाल यह है भारतीय जनता पार्टी का या कांग्रेस का किस पे कुछ पूरी पार्टी को ही आरोपित नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री ने पहले ही जो कदम मजबूत उठाए गए उसकी मैं सराहना भी करता हूं और उस बेटी को न्याय भी मिलेगा। भर्तियों को लेकर के भी जो है वो सवाल उठे, फिर वो निरस्त कर दी गई। तो क्या लगता है आपको कि कुछ ऐसी बातें आई थी कि कोई ना कोई मुख्यमंत्री के पीछे है जो उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? ये भी हो सकता है कि राजनीति है, राजनीति करने वाले अनेक तरीके सभी राजनीतियाँ करते हैं। लेकिन भर्ती घोटाले पे मैं ये कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री को धन्यवाद करना चाहूँगा। ये भर्ती घोटाला नहीं था। आपको एक मैं परिदृश्य से पूरा बता दूँ, उत्तराखंड बनने के बाद में अनेक समय पर जो भी स्पीकर रहा है उसने ऐसी भर्तियाँ की हैं। कांग्रेस ने भी की है। हरीश रावत जी का इंटरव्यू लोगे तो बेचारे बचते हुए दिखाई दे जब वो कांग्रेसी CBI की जाँच कर रहे थे। मैंने कहा था CBI की जाँच करवाते रहे, CBI पे सोनिया गांधी को विश्वास तो हो पहले। तो उन्होंने CBI जाँच की मांग की थी, वो हरीश रावत जी के समय काल की थी। तो एक गलत परंपरा थी, उस परंपरा को हमने ख़त्म किया है। आगे से वो भर्ती होगी, पारदर्शिता से होगी और मैं मुख्यमंत्री का पुनः उस पर धन्यवाद करना चाहूँगा। एक आखिरी सवाल ये साहब कि दलित वर्ग जो है उसके लीडर्स के तौर पे जो कांशीराम साहब के बाद बड़ा नाम आया वो मायावती का आया और रामविलास पासवान थे और कई सारे और नाम आते हैं। क्या दुष्यंत गौतम साहब को हम माने कि वो दलित वर्ग का एक बड़ा फेस पार्टी में, बीजेपी में उभर करके आगे आएंगे, निकलेंगे? देखिएगा, हमारा ये प्रयास रहता है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है दलित के घर घर तक आके घर तक पहुँचे और दलितों की समस्या है उस समस्या का निदान होना चाहिए। उस निदान के लिए हम पार्टी के प्लेटफार्म पर लड़ते भी हैं और कहते भी हैं। लेकिन जिनका आपने नेता बनने का नाम लिया है, वो नेता खाली उनको पीछे जो जनता है वो जनता है कि वो नेताओं ने हिंदुओं को गाली बककर जनता इकट्ठी की है। और हम चाहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर जी वाला, डॉक्टर अम्बेडकर जी की पत्नी ब्राह्मण थे, गुरु ब्राह्मण थे, सहायक अजगले ब्राह्मण थे। ब्राह्मणता
के विरुद्ध थे, वो ब्राह्मणों के विरुद्ध नहीं थे। इसलिए सामाजिक समरसता देखते हुए सब आपस में मिलकर, आज देखिएगा अब इससे बड़ा समरसता हो सकती है कि देश का राष्ट्रपति दलित बना कोविंद जी, आज एसटी है, ओबीसी का राष्ट्र प्रधानमंत्री है। जिस प्रकार से सामाजिक समरसता चल रही है इस दौरान के अंदर, मैं तो सबसे ये निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, सरकारी योजना होती हैं, सरकार की योजना होती हैं, सरकार की योजना होती है वो सभी जनमानस 130 करोड़ के लिए होती हैं। सभी की योजनाओं के माध्यम से सबका जनजीवन आगे बढ़े, ऐसी सब संस्थाओं को मिलकर उन समाज को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। हमसे बात की बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।